हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल क्लासरूम। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें हम सारे बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, इसको कैसे ये एक्ट आया, हमारे क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, क्या प्रपोजल होता है, क्या एक्सेप्टेंस होता है। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड बाय अस इन दिस वीडियो। सो स्टार्ट विद द हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं, 1872 से पहले इंग्लिश कॉमन लॉ था जो इन्फोर्समेंट में था, लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टीज आने लगी, इनकन्वीनियंस होने लगी, तो उनको ओवरकम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए हमें एक स्टैट्यूट की जरूरत पड़ी। दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट है जिसको ब्रिटिशर्स ने बनाया है। ये हमारे इंडिपेंडेंस से बहुत पहले का बना हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को फर्स्ट इनैक्ट हुआ ये ऑन 25 अप्रैल 1872 और ये सेम ईयर में इसको एनफोर्स कर दिया गया, दैट इज ऑन 1 सितंबर 1872। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कब एनफोर्समेंट में आया, दैट इज 1 सितंबर 1872 में। बहुत सारे एग्जाम्स में इस डेट को पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं कि ये एक्ट क्या क्या प्रोवाइड कराता है, हमें क्या बताता है। तो ये हमें बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स बताता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब आपके पास ये स्पेसिफिक बेसिक एलिमेंट्स होंगे, ये एसेंशियल्स होंगे आपके पास, तब ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। कब ये वॉइड हो जाएगा, कब वॉइडेबल हो जाएगा, क्या आपके राइट्स होंगे जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, इन केस कोई ब्रीच कर देता है तो उसको क्या रेमेडीज होंगी, क्या पार्ट परफॉर्मेंस होगी, क्या कौन सी पार्टी क्या परफॉर्म करेगी, क्या ऑब्लिगेशंस होंगी पार्टीज की। ये सब चीजें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताता है। एंड ये एक्ट हमारा पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होता है। टॉकिंग अबाउट द सेक्शंस प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें पहले 266 सेक्शंस थे, लेकिन 76 to 123 एंड 239 to 266 जो सेक्शंस हैं उनको 1930 में रिपील कर दिया गया एंड उनको एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड द अनदर एक्ट इज पार्टनरशिप एक्ट। सो पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट थे, लेकिन 1930 से इनको रिप्लेस कर दिया गया और एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया। Okay, so now these are provided. All contracts are agreement, all agreements are not contract. आप लोगों ने ये बेसिकली सुना ही होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाता होगा या आपने जब भी पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट को, ये दीज आर वेरी कॉमन। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स बिफोर understanding this sentence. All contracts are agreement, all agreements are not contract. What is proposal, what is promise? First we have to understand these terms, then only we will be able to understand this sentence. The proposal is, what is proposal? Proposal is what? See, I'm giving you an example, a live example. Like suppose if there is a person A who is offering you, who is saying क्या तुम मेरा घोड़ा परचेज करोगे 10,000 रुपए में। बी इज सेइंग 10,000 रुपए में दे रहा है ना, दूसरा तो 20 का दे रहा था, ये 10 का दे रहा है, चलो ले लेता हूँ। वो बोलता है ओके मैं आपका घोड़ा खरीदूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ए ने क्या दिया, ए ने ऑफर दिया। ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं। सो दिस इज प्रपोजल, जब एक जना आपको ऑफर दे रहा है एंड अनदर इज एक्सेप्टिंग इट। अनदर क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब कोई ऑफर और कोई एक्सेप्ट कर लेता है, देन इट विल बिकम द प्रॉमिस। सो यू विल अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल मीन्स कोई ऑफर, प्रॉमिस इज when you offer has been accepted, then it will become a promise. Under section 2b it is defined the promise, and in proposal is defined under section 2a. Now talking about the consideration. कंसिडरेशन क्या होता है, सी हमने जो अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस किया कि जो ए है उसने बोला कि क्या आप मेरा घोड़ा खरीदोगे 20,000 रुपए में। बी ने बोला ठीक है मैं खरीद लेता हूँ तुम्हारा घोड़ा। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या हुआ,
Consideration means the benefit to the persons, benefit to all the persons who are in the contract, not only particular in single person but all the persons. यहाँ पे A and B हैं, दोनों को क्या क्या बेनिफिट है? A को क्या मिलेगा? मनी, उसको पैसे मिलेंगे, और बी को क्या मिलेगा? घोड़ा मिलेगा. सो यहाँ पे कंसिडरेशन इज मनी फॉर ए एंड बी के लिए क्या है वो? हॉर्स. तो इन दोनों के लिए ये कंसिडरेशन. एंड कंसिडरेशन कभी भी ये नहीं कि वो मॉनेटरी टर्म्स में होगा, ये प्रॉमिस भी हो सकता है कि हम इसको फ्यूचर में करें. मैंने एक प्रॉमिस किया कि आप मुझे घोड़ा दे दो, मैं अपना कुछ और चीज आपको दूंगा. सपोज मैं अपनी बकरी आपको दूंगी. तो दिस इज लाइक कंसिडरेशन. यहाँ पे कंसिडरेशन जो कि फ्यूचर में देगा, ये एक प्रॉमिस भी हो सकता है. एंड कंसिडरेशन कैन बी अ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी हो सकता है. इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट. जब एक प्रॉमिस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट. So the definition of section 2E provides a promise or a set of promises having a consideration become the agreement. वो क्या बन जाता है? एक agreement बन जाता है under section 2E में. अब हम बात करते हैं enforceable की. enforceable क्या होता है? enforceable मतलब जिसको फोर्स में लाया जा सके, जिसको एक्शन में लाया जा सके. एक्शन में लाया जा सके मतलब, इसका मतलब है सपोज देयर इज एन एग्जांपल, आपने अमेज़न से एक फ्रिज ऑर्डर किया एंड वो फ्रिज के लिए आपने 10,000 रुपीज भी पे कर दिए. एंड लेकिन क्या हुआ? वो फ्रिज तो आपके यहाँ पे आया नहीं. क्या आप अमेज़न के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो कि हमने पैसे दिए थे, हमने ऑर्डर किया था एंड हमने पेमेंट ऑलरेडी कर रखी है, दिस इज द अमाउंट, ये अमाउंट, ये सारा बिल है एंड बट हमें रिसीव नहीं हुआ फ्रिज अभी तक. सो दिस इज एनफोर्सिएबल, मीन्स जिसको आप फोर्स में ला सको, जिसको आप एक्शन में ला सको, दिस इज एनफोर्सिएबल. बट अनदर थिंग इज सपोज कि मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि तू मेरे लिए मार्केट से गोलगप्पे लाके दे, तो मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगी. ठीक है, एज अ कंसिडरेशन मैं तुझे 100 रुपीज दूंगी, तुम मुझे गोलगप्पे लाके दो. लेकिन क्या होता है, उसने गोलगप्पे लाके दिए लेकिन मैंने 100 रुपए उसको नहीं दिए. अब क्या वो कोर्ट जा सकती है? नहीं, वो कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक सोशल अग्रीमेंट था. यहाँ पे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं थी, कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था. सो दिस इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ. सो उसको हम एनफोर्स नहीं करा सकते, उसको हम एक्शन में नहीं ला सकते, उसको हम कोर्ट में नहीं जा सकते उसके लिए. नाउ talking about the contract which is defined under section 2H. जब भी कोई अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल हो जाता है लॉ के द्वारा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम ये दोनों टर्म्स पे आते हैं. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट. सी, जब हम ये वाला पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं तब लास्ट में हम कहाँ पे आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे. कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब कोई अग्रीमेंट, पहले वो एग्रीमेंट होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए? एनफोर्सिएबल बाय लॉ. अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ, देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट पहले अग्रीमेंट तो होगा ही होगा ना, तभी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा. इसलिए हमने बोला कि हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट हो सकता है बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. हो सकता है कि किसी ने, हम दोनों ने एग्रीमेंट तो किया पर हमने वो एनफोर्सिएबल ही ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा नहीं. दिस इज द थिंग कि इन दोनों टर्म्स में क्या क्या डिफरेंस है. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रोसेस. So these are the definitions provided under the Indian Contract Act section 2A, which talks about the proposal, which is also known as offer. 2B जो promise के बारे में बताता है, proposal plus acceptance promise बनता है. 2C promiser, promisee. promiser वो होता है जो offer देता है, and promisee उसको बोला जाता है जो accept करता है. Section 2D which talks about the consideration, it can be a present, past or future. 2E बताता है agreement. 2G बताता है हमारे जो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल नहीं होते हैं लॉ से वो वॉइड होते हैं, जो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं अंडर सेक्शन 2H. नाउ मूव टू सेक्शन 10.
सेक्शन 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं कि क्या क्या व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या हमें चाहिए होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना जरूरी है। All agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. Nothing herein contained shall affect any law in force in India, and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witnesses or any law relating to the registration of document. So यहाँ पे मेनली क्या बोलना चाहता है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कोई एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा। फर्स्ट देयर इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, देयर इज अ प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बोला क्या तुम एक सामान लोगे मुझसे, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं बताई ना, आप पर्टिकुलर बताओगे, एक पर्टिकुलर ऑफर दोगे, किस चीज के लिए आप ऑफर दे रहे हो एंड किस चीज के लिए वो एक्सेप्टेंस कर रहा है। दिस इज ऑल्सो मैटर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट कि यहाँ पे हमारा जो ऑफर है, जो एक्सेप्टेंस है, वो उसी पर्टिकुलर ऑफर के लिए होनी चाहिए, जिस चीज के लिए ऑफर मिला है उसी के लिए ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एंड ये क्लियर होना चाहिए कि आप किसके लिए ऑफर दे रहे हो, आप एक घर बेच रहे हो, आप एक घोड़ा बेच रहे हो, आप क्या बेच रहे हो, या आपके किस चीज के लिए ऑफर दे रहे हो। सेकेंड थिंग इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, आपका एक इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, ये वरना क्या होगा, यहाँ पे सोशल अग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा ना, सो आपका लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो एक सोशल अग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो वो इन्फोर्सिबल नहीं होता लॉ के द्वारा, सो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, कि आप जिसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो आप उसमें आपका एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सपोज आप क्या कर रहे हो, आप ए है, वो बोलता है कि आप मुझे 10,000 रुपए दो, मैं आपको एक पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, लीक पेपर आपको लीक कर दूंगा कि ये आपका जो एग्जाम होने वाला है वो पेपर आपको एक दिन पहले ला के दूंगा। तो क्या होता है, ए सपोज ए क्या होता है, पेपर दे देता है बी को, लेकिन बी उसको पैसे देने से मना कर देता है। सो क्या ये एनफोर्सिएबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, एंड दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एंड देयर इज नो लॉफुल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो भी लीगल कंसिडरेशन नहीं है। The fourth thing is competent parties. Parties must be competent. Competent parties मतलब he or she must be a sound mind होना चाहिए, मेजर होने चाहिए। So these criteria should be fulfilled by the parties who are entering into a contract. Now the fifth thing is free consent. Consent भी तो यहाँ पे हो सकता था, free consent means यहाँ पे फ्री कंसेंट, कंसेंट मतलब सपोज यहाँ पे किसी ने क्या किया, मेरे ऊपर गन रखी एंड बोला कि मुझे अपने पैसे निकाल के दो, आपके पास जो 10,000 रुपीज हैं वो मुझे दो। मैंने उसको दे दिए, तो यहाँ पे मैंने अपनी कंसेंट से दिए ना, चाहे वो फ्री हो या ना हो वो मैटर थोड़ी ना करता। बट यहाँ पे क्या है, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब आपकी जो कंसेंट है किसी फ्रॉड से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिस्टेक से, मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं होनी चाहिए। आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, आप किसी दबाव में नहीं देने चाहिए। ये सब चीजें, these are the essential requirements for a valid contract. एक agreement जब contract होता है जब ये सारी conditions fulfill होती हैं। I hope you like this video. Please hit the like button, share and subscribe the channel. Thank you.